Hello, welcome back to Progress with Prachi. I'm Prachi Soni from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikwabad. And today we are here to study class 12 NCERT Geography. In this series, we've already completed the first 6 chapters of the book India, People and Economy. So if you're new to this series, I would request you to please go through the previous videos first and then come for this one so that you have a better understanding of whatever we are studying and learning. In today's class, we would be talking about mineral and energy resources. So these mineral and energy resources, इसमें हम कुछ minerals की बात करेंगे, metallic minerals, non-metallic minerals. हम फिर इसमें देखेंगे किस तरीके से कुछ कुछ एजेंसीज हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके मिनरल्स की खोज में इन्वॉल्व होती हैं, जो मिनरल्स को एक्सप्लोर करती हैं, ढूंढती हैं, एलोकेट करती हैं. फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि जो आपके इंडिया में मिनरल्स हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, ऐसी कौन सी बेल्ट्स हैं, ऐसे कौन सी रीजन्स हैं जहाँ से आपको ये मिनरल्स की अवेलेबिलिटी होती है. देन वी वुड बी टॉकिंग अबाउट मिनरल्स इन डिटेल. हम आयरन ओर को पढ़ेंगे, मैंगनीज को पढ़ेंगे, कॉपर को पढ़ेंगे, कोल को पढ़ेंगे, हम पेट्रोलियम पढ़ेंगे, बॉक्साइट पढ़ेंगे, माइका पढ़ेंगे. We would be studying about some non-conventional resources like your solar energy, wind energy, thermal energy, hydro energy. इन सारी चीज़ों के बारे में we would be studying. So let's begin without wasting much of your time. So सबसे पहले जो इंडिया है, it's endowed with rich variety of minerals. यानी कि इंडिया में काफ़ी सारे minerals मिल जाएंगे आपको. Almost a lot of minerals are found in India. There is no problem regarding the availability of minerals in our country. सो ड्यू टू क्यों हमको इतने सारे मिनरल्स मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है हमारी कंट्री में, प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, वैलीज हैं, प्लेन एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज हैं, तो इतना सब कुछ है हमारी कंट्री में. दैट इज़ द रीज़न कि हमारी कंट्री इज़ रिच इन मिनरल अवेलेबिलिटी. हमारी कंट्री में जो मिनरल्स हैं उनकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई है. बल्क ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स यानी कि वो मिनरल्स जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है. ये प्री पेलोजोइक, अभी प्री पेलोजोइक एज क्या होती है, ये एजेस होती हैं, अलग अलग समय के टाइम पीरियड्स को नाम दिया गया है. सो ये आप रेफर कर सकते हो आपकी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर, ये 11th क्लास में मैं अभी पढ़ा रही हूँ. चैप्टर 2 में मैंने एक सेशन लिया था, प्रोबेबली जो लास्ट सेशन होगा आपके चैप्टर 2 का, उसमें आपको ये पूरा टेबल मिल जाएगा कि किस तरह से अलग अलग टाइम पीरियड था और उसमें क्या क्या हुआ था. सिमिलरली हमारे जो मिनरल की फॉर्मेशन हुई थी ये प्री पैलेजोइक एज में शुरू हो गई थी. एंड मेनली किससे एसोसिएटेड होती हैं हमारी ये रॉक्स, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स इन पेनिनसुलर इंडिया. तो जनरली इस टाइम पे हमारी पेनिनसुलर इंडिया में मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स फॉर्म हुई थी. अभी मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, इसके लिए यू विल हैव टू रेफर क्लास 11th का ज्योग्राफी. So the vast alluvial plain tract of North India is devoid of minerals of economic use. तो जो हमारा alluvial plain है, alluvial plain यानी कि जहाँ से गंगा नदी बहती है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो जहाँ से इंडस, तो जो प्लेन एरिया है यहाँ पे, जहाँ पे रिवर्स वाला जो प्लेन एरिया होता है, खाली समतल जमीन जो होती है सीधी, वहाँ पे हमको कुछ खास मिनरल्स अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है. क्यों? क्योंकि नदी आती है, अपने साथ डिपॉजिट्स को बहा के ले जाती है और ओशन में जाके गिर जाती है. सो इस वजह से यहाँ पे आपके मिनरल्स की डिपॉजिट्स काफ़ी कम होता है. द मिनरल जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी कंट्री को इंडस्ट्रीज, मिनरल्स के बिना इंडस्ट्रीज नहीं चल सकती. लोहे के बिना, जस्ट इमेजिन योर लाइफ विदाउट आयरन, इमेजिन योर लाइफ विदाउट स्टील, विदाउट एल्यूमिनियम, विदाउट कॉपर. सो it's not possible, it's very difficult. सो सिमिलरली इंडस्ट्रीज़ के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इन मिनरल्स का होना बहुत ज़रूरी है. कोल, पेट्रोलियम, हम आज भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपनी एनर्जी कंप्लीशन के लिए. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स. हम मिनरल्स को डिस्कस करेंगे और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, अलग अलग तरीके की, कि क्या क्या हो सकते हैं और इंडिया क्या क्या यूज़ कर सकता है और इंडिया में कितना पोटेंशियल है इन सारी चीज़ों को डेवलप करने का और हम कितना डेवलप कर रहे हैं. नेक्स्ट इज योर, एक मिनरल क्या होता है, मिनरल एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक ओरिजिन का. यानी कि इसमें ऑर्गेनिक चीज़ें भी हो सकती हैं और आपकी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं, जिसमें डेफिनेट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है. यानी कि डेफिनेट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, एक स्ट्रक्चर होगा, उसकी केमिकल कंपोजिशन अलग होगी, अलग अलग मिनरल्स अलग अलग तरीके से होते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कलर दिखने में कुछ और हो सकता है, फाइन हो सकता है, पाउडर टेक्सचर हो सकता है, मोटे मोटे टेक्सचर हो सकते हैं. तो बहुत अलग अलग तरीके के आपको मिनरल्स मिल जाते हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं.
टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। तो जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से जो मिनरल्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है आपकी मेटालिक मिनरल्स और एक होते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब ये जो मेटालिक मिनरल्स हैं, और मेटालिक मिनरल्स क्या होंगे, जो मेटल वाले होंगे, और नॉन मेटालिक जो नॉन मेटल्स होते हैं। मेटालिक मिनरल्स में भाई मेटल्स और नॉन मेटल्स का कैटेगरेशन हो जाएगा। अब ये जो टेबल दिया हुआ है आपको, मिनरल्स मेटालिक नॉन मेटालिक। मेटालिक मिनरल्स भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका फेरस मिनरल। फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें आयरन कंटेंट होता है, यानी कि जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है, लोहे की संभावना होती है, उसको हम फेरस मिनरल्स बोलते हैं। आपके नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसमें आयरन का कोई रोल प्ले नहीं होता, आयरन की कोई प्रेजेंस नहीं होती है, लोहा नहीं होता है। तो फेरस मिनरल्स कौन से हो गए, आयरन इटसेल्फ, मैंगनीज। और आपके नॉन फेरस मिनरल्स कौन से हो गए, कॉपर, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। जो नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं आपके। फ्यूल मिनरल्स जैसे कि आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह, इसको आप एनर्जी मिनरल्स भी बोल सकते हो। और आपके नॉन मेटालिक माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, डोलोमाइट, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। इनको हम क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स बोलते हैं, यानी कि मिनरल्स को किस किस चीज़ों में डिवाइड किया गया है। सो जो हमने फिगर देखी, इससे हमको ये क्लियर हुआ कि जितना भी मेटालिक मिनरल्स हैं वो मेटल्स, जो आपके मेटल्स होते हैं, जो आप इंडस्ट्रीज वगैरह में डेली चीज़ों के लिए यूज़ करते हो, वो कहाँ से आते हैं, वो आपके मेटालिक मिनरल से आते हैं। तो आपका आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं। जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड हैं, सेम चीज़ लिखी हुई है रिटर्न में, तो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। फेरस और नॉन फेरस में डिवाइडेड होते हैं। जो फेरस मिनरल्स होते हैं, फेरस का मतलब क्या होता है, आयरन। तो ऑल दो वो सारे मिनरल जिसमें आयरन कंटेंट होता है, और आयरन और इटसेल्फ, आयरन भी तो हो गई आयरन कंटेंट, तो आयरन और इटसेल्फ, इनको हम आपके फेरस मिनरल्स बोलते हैं। फिर नॉन फेरस मेटल्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं जिसमें आपके आयरन कंटेंट नहीं होता है। नेक्स्ट इज जो नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, ये ऑर्गेनिक इन ओरिजिन हो सकते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक का मतलब सिंपल सा हो गया, किसी भी चीज़ में किसी लिविंग बीइंग का या लिविंग चीज़ का हाथ होना, इन्वॉल्वमेंट होना, उसको हम ऑर्गेनिक इन ओरिजिन बोलते हैं, यानी कि जानवर वगैरह की इन्वॉल्वमेंट होना। तो आपका जो कोल बनता है वो कैसे बनता है, पेट्रोलियम बनता है वो कैसे बनता है, नेचुरल गैस, इन सब चीज़ों में आपके ऑर्गेनिक चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि आपके फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होती हैं, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं आपके, इनकी जो डेड रिमेन्स है, ऑर्गेनिक इन ओरिजिन, इसमें कहीं ना कहीं प्लांट्स और एनिमल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, एंड दैट इज़ वाई आपका ये मिनरल्स बनते हैं। कोल, पेट्रोलियम जैसे। अदर कुछ नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं आपके, जैसे कि माइका हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये आपके अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारे जितने भी मिनरल्स होते हैं उनके कुछ फिक्स्ड फीचर्स होते हैं जो हमको मिलते हैं। सबसे पहला फीचर, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ओवर द स्पेस। इसका मतलब ये है कि हर जगह पे आपको सामान्य तरीके से या सामान्य क्वांटिटी में, सेम क्वांटिटी में मिनरल्स नहीं मिलेंगे, विच अगेन मीन्स कि जितने मिनरल्स यूपी में मिल रहे हैं उतने ही मिनरल्स आपको झारखंड में नहीं मिलेंगे। झारखंड में जितने ज़्यादा मिनरल्स हैं उतने मिनरल्स पूरी इंडिया में कहीं और नहीं है। यूपी में तो बहुत ज़्यादा मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है भी नहीं। सो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हर जगह पे सिमिलर क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होती है। देयर आर प्लेसेस जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स होंगे, बहुत सारे मेटालिक मिनरल्स होंगे, नॉन मेटालिक मिनरल्स होंगे, एंड देन देयर आर प्लेस जहाँ पे बहुत कम होता है। सो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब सब जगह पर सेम नहीं है, देयर इज गैप एंड डिविजन इन सर्टेन एरियाज एंड इन सर्टेन प्लेसेस। नेक्स्ट है आपका, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स। पहले तो इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, किसी भी चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी अगर बढ़ जाती है, यानी कि किसी भी चीज़ के इंक्रीज होने से अगर दूसरी चीज़ भी इंक्रीज हो रही है, डिमांड सप्लाई का एग्जांपल ले सकते हैं, डिमांड के इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। सो ये क्या है, इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इनका क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, प्राइस के इंक्रीज होने से। और ये तो आपने होगा डायरेक्ट रिलेशनशिप। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप या फिर इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है, जितनी चीज़ महंगी होती जाएगी उतनी उसकी जो डिमांड है वो कम होती जाएगी। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि किसी चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ का घट जाना, उसको हम इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं। किसी चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ का भी बढ़ना, इसको हम डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं।
सो मिनरल्स के केस में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच में, यानी कि वो मिनरल्स जिनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। जैसे कि आपको एल्यूमिनियम वगैरह अच्छे से कहीं भी मिल जाएगा तो उसकी कुछ खास क्वालिटी नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है। अब क्या एल्यूमिनियम पेपर आपको फॉयल पेपर कितनी आसानी से मिल जाता है। फिर कुछ मिनरल्स होते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, आपका डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, उन पर उनकी क्वांटिटी नहीं है, यानी कि बहुत कम अवेलेबिलिटी है उनकी। सो ये इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। गुड क्वालिटी मिनरल्स की क्वांटिटी कम होती है लो क्वालिटी मिनरल्स के कंपैरिजन में। तीसरा जो आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि समय के साथ साथ ये मिनरल्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एग्जॉस्ट हो जाएंगे का मतलब ख़त्म हो जाएंगे, इनकी ये आपको और दोबारा नहीं मिलेंगे। मिनरल्स मेटल्स नहीं, ज़मीन के अंदर से कितना कितना साल लग गए, एजेस लग जाते हैं इनको बनने में। सो इनको दोबारा से बनने में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। तो ये जियोलॉजिकली काफ़ी समय लेते हैं। जैसे कि आपका पेट्रोल बनने में करीब 50 से 60 मिलियन साल लगते हैं, कोल बनने में करीब 200 मिलियन 150 मिलियन साल लगते हैं। सो इट्स ह्यूज टाइम पीरियड जो आपको इनको बनने में लगता है। तो इसीलिए ये एग्जॉस्टेबल होते हैं, काफ़ी लंबा समय लगता है इनको बनने में, और ये इमीडिएटली रिप्लेनिश नहीं हो सकते। इमीडिएटली रिप्लेनिश नहीं हो सकते मतलब कि आप चाहो कि चलो हमने यूज़ कर लिया, मैं पेड़ पौधे दबा देता हूँ, कल तक ये कोल बन जाएगा, वैसा नहीं होता है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको कंजर्व करें, बचा के रखें, इनका मिसयूज़ ना करें, क्योंकि एक सेकंड क्रॉप अवेलेबल नहीं है। सेकंड क्रॉप का मतलब इनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। यही जो हैं ये हैं। आपको इसके अलावा आप लोहे की जगह प्लास्टिक तो यूज़ नहीं कर सकते हो। प्लास्टिक की चम्मच से खाना खाओगे तो या तो चम्मच पिघल जाएगी, ऑब्वियसली चम्मच पिघल जाएगी गर्म। सो दिस इज़ दी प्रॉब्लम। नाउ क्या थी 3 चीज़ें। सबसे पहला तो आपका अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह सेम नहीं है। दूसरा क्वालिटी जिसकी ज़्यादा है उसकी क्वांटिटी कम है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है उसकी क्वालिटी कम है। और तीसरा एग्जॉस्टेबल है, यानी कि एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ख़त्म ही हो जाएंगे और कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट, कुछ एजेंसीज़ हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंडिया में मिनरल्स को ढूंढने में, उसका यूज़ करने में, उसको यूजेबल बनाने में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इंडिया में सिस्टमैटिक सर्वे मतलब होता है पता करना कि कहाँ पे कौन सा आपको मिनरल मिल जाएगा, कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे ये मिनरल मिलेगा। प्रोस्पेक्टिंग, फिर उसका रिसर्च करना कि क्या इतना, अब जैसे हो सकता है कि कोई मिनरल आपके घर के नीचे भी मिल रहा हो बट वहाँ पे सिर्फ 2 kg मिनरल मिलेगा, तो उसको निकालना लॉजिकल नहीं है ना। सो प्रोस्पेक्टिंग मतलब चेक करना कि क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा भी या नहीं। एक्सप्लोरेशन करना यानी कि मिनरल्स को ज़मीन के अंदर से निकालना। ये सब कौन करता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC करती है। मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड MECL करती है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC करती है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस IBM करती है। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड BGML करती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को, इसका नाम आपने सुना होगा। और डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी वेरियस स्टेट्स में स्टेट वाइज भी बने हुए हैं जो ये टास्क को कैरी ऑन करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। तो अब जितने भी हमने मिनरल्स वगैरह के बारे में हमने नाम पढ़े अभी तक, इतने सारे मिनरल्स के, उनकी इंडिया में क्या अवेलेबिलिटी है, कहाँ मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। मोस्ट ऑफ जो हमारे मेटालिक मिनरल्स हैं इंडिया में वो पेनिनसुलर प्लेट्यू में मिलते हैं इन ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स। तो जब हमने क्लास 11th पढ़ी थी तो ध्यान करो, हमने देखा था कि किस तरीके से जो इंडिया का पेनिनसुला वाला पार्ट था वो साउथ अफ्रीका वाले रीजन के साथ अटैच था, अफ्रीका के साथ अटैच था, और धीरे धीरे करके आगे आना शुरू हुआ था। इस आगे आने की प्रक्रिया में एक रियूनियन आइलैंड्स नाम की जगह थी जिससे टकराया, जिसकी वजह से यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह होना शुरू हुए। वॉल्केनिक इरप्शंस के बाद यहाँ पे पत्थर मिलना शुरू हुए, और जो ये ऊपर वाला एरिया नॉर्दर्न एरिया है ये आपका काफ़ी बाद में बना है। सो दैट इज़ वाई रीज़न। तो आपके जो मेजर मिनरल्स मिलते हैं वो पेनिनसुलर प्लेट्यू में क्रिस्टलाइन रॉक्स यानी कि क्रिस्टल पत्थरों के रूप में मिलते हैं। 97% ऑफ जो हमारे कोल के रिजर्व्स हैं, 97% कोल रिजर्व जो है इंडिया का, वो हमको दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी की वैलीज में से मिलता है। वैलीज यानी कि क्या होता है, एक नदी यहाँ से गुजर रही है तो इसके आसपास, एक नदी यहाँ से जा रही है, इसके आसपास का जो एरिया होता है जहाँ जाके पानी पहुँचाती है उसको हम वैली बोलते हैं। तो दामोदर नदी है जो आपकी हुगली रिवर से मिलती है, सोन नदी है जो आपकी गंगा से मिलती है,
महानदी नदी है लगी है, गोदावरी साउथ की नदी है। सो ये सारी कुछ नदियाँ हैं जिनकी वैलीज में हमको काफ़ी सारे मिनरल्स और मेटल्स मिलते हैं। पेट्रोलियम रिजर्व्स जो है हमारे, ये कोल मिलता है, सॉरी, पेट्रोलियम रिजर्व्स हमको कहाँ से मिलता है? असम के रीजन में। असम में दिग्बोई का रीजन है जहाँ पे हमारी सबसे पहली ऑयल रिजर्व बनाया गया था आपका। गुजरात में है, मुंबई हाई करके एक है ऑफशोर रीजन, यहाँ पे आपको जनरली अरेबियन सी में ऑयल मिल जाता है। न्यू रिजर्व्स हमको अभी और भी नए रिजर्व्स वगैरह मिल रहे हैं कृष्णा गोदावरी वाले रीजन में, कावेरी बेसिन में। मोस्ट ऑफ जो आपके मेजर मिनरल रिसोर्सेज हैं ये ईस्ट और लाइन यानी कि मैंगलुरु से लेके कानपुर के ईस्ट डायरेक्शन में आपको मिलते हैं। मैंगलुरु कहाँ पे है? कर्नाटका में पड़ता है, आपका कोस्टल एरिया है। तो मैंगलुरु से आपके कानपुर में अगर आप आते हो तो इसकी ईस्ट डायरेक्शन में हमको जनरली मेजरली आपको सारे मिनरल्स और मेटल्स। मिनरल्स आर जनरली 3 ब्रॉड बेल्ट, यानी कि इंडिया में 3 ऐसे इलाके हैं, 3 ऐसी रीजन्स हैं जहाँ पे जनरली ये मिनरल्स हमको मिलते हैं। कुछ स्पोरैडिक अकरेंसेस भी हैं, स्पोरैडिक यानी कि टुकड़ों में भी कहीं कहीं मिल जाते हैं, पर जनरली इन 3 मेजर बेल्ट्स में। सबसे पहले आपकी बेल्ट है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। अभी नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट मैं ऐसे लेके चल रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसके एंगल्स देख सकते हो। तो नॉर्थ वेस्ट ईस्टर्न रीजन में आपको, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको जो प्लेट्यू का रीजन है जिसमें कौन सी स्टेट्स आती हैं आपका? छोटा नागपुर प्लेट्यू, उड़ीसा प्लेट्यू, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ये कुछ जगहें हैं यहाँ पे। झारखंड भी इसमें, जो छोटा नागपुर झारखंड प्लेट्यू हो गया, यहाँ पे मिलता है आपको मेजरली। और ये ऐसा एरिया ना, यहाँ पे हर तरह की ऑलमोस्ट एवरी मिनरल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आयरन, कोल, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ मिल जाता है। और जो आपकी टिस्को टाटा की प्लांट है वो भी यहाँ पे आपकी इसी झारखंड में ही है आपकी। और क्यों है ऐसा वहाँ पे? क्यों एक प्लांट आपने रॉ मटेरियल के पास बनाया? ताकि रॉ मटेरियल को उठा के दूर तक शिप ना करना पड़े। आपने कहीं से लोहा कलेक्ट किया और यहीं पे उसको बना दिया तो ईजी हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाता है आपका। तो यहाँ पे आपको वेराइटी ऑफ मिनरल्स मिलते हैं जैसे कि आयरन ओर, कोल, मैंगनीज हमने पहले ही देख लिया। नेक्स्ट इज योर साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। देखो आप प्लेट्यू में है ज़्यादातर ऊपर वाले दोनों बेल्ट्स। तो प्लेट्यू रीजन, ये बेल्ट आपकी कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु और केरला के अपर लैंड्स में मिलते हैं ज़्यादातर यहाँ पे मिनरल्स। ये बेल्ट्स फेरस मेटल्स रिच हैं, यानी कि यहाँ पे जो आयरन वाला मेटल है वो काफ़ी ज़्यादा है और बॉक्साइट काफ़ी ज़्यादा है। अभी देखो फेरस मेटल्स भी हैं और बॉक्साइट भी है। बॉक्साइट कैसा मेटल है? नॉन फेरस मेटल है, फिर भी यहाँ पे मिल रहा है। तो फेरस और नॉन फेरस दोनों हैं। हाई ग्रेड आयरन ओर, यानी कि यहाँ पे काफ़ी उच्च दर्जे का आयरन मिलता है आपको। आयरन ओर की यहाँ पे जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। सो आयरन होता है ना, इसके भी टाइप्स होते हैं आपके। अच्छा, ये लिग्नाइट आएगा तब बताती हूँ। तो मैंगनीज और लाइमस्टोन मिलता है। लाइमस्टोन, मैंगनीज तो आप देख सकते हो गूगल पे। लाइमस्टोन कैसा होता है ना, कैल्सीफेरस पत्थर होता है। कैल्सीफेरस पत्थर का मतलब इसमें अगर मैं पानी मिलाऊंगी तो पत्थर घुल जाएगा पानी के साथ। सो लाइमस्टोन एक कैल्सीफेरस पत्थर होता है। यहाँ पे कोल डिपॉजिट्स हैं एक्सेप्ट निवेली लिग्नाइट। तो यहाँ पे कोल डिपॉजिट्स हैं आपके निवेली लिग्नाइट के अलावा। सो आयरन के भी ना कुछ टाइप्स होते हैं आपके, हेमाटाइट आयरन, मैग्नेटाइट और अलग अलग आयरन के टाइप्स होते हैं। जैसे कि मैग्नेटाइट होता है, हेमाटाइट होता है, लिमोनाइट होता है, साइड्राइट होता है। इस तरीके के आयरन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इसमें से जो मैग्नाइट है, जो कि आपका सबसे हाई क्वालिटी होता है, इसमें करीब 85% आयरन मिलता है आपको और ये इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हेमाटाइट, ये जब हम आयरन ओर के बारे में पढ़ेंगे तो मैं और आपको डिटेल में बताऊंगी। पर इसमें जब इन्होंने हाई ग्रेड आयरन ओर की बात करी थी तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा? कर्नाटका वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे कोल डिपॉजिट्स हैं एक्सेप्ट निवेली लिग्नाइट। अभी यहाँ पे कोल डिपॉजिट्स भी पैक्स इन कोल डिपॉजिट्स, यानी कि यहाँ पे कोल डिपॉजिट्स नहीं है एक्सेप्ट फॉर नेवेली नाम की जगह है तमिलनाडु में, जहाँ पे आपको लिग्नाइट कोल मिलता है। अब लिग्नाइट कोल क्या बोला है मैडम? कोल के भी 4 तरह के टाइप्स होते हैं, पीट, लिग्नाइट,
बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। इनके बारे में डिटेल में हम जब कोल के बारे में पढ़ेंगे तब बताऊंगी। बट जो मान लो फर्स्ट स्टेज इज पीट, सेकंड स्टेज इज लिग्नाइट, थर्ड स्टेज इज बिटुमिनस, फोर्थ स्टेज इज एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट होता है, पीट सबसे बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल, जो आपका गोबर काउडंग होता है उसको आप पीट कंसिडर करोगे। फिर आपका लिग्नाइट होता है जो थोड़ा सा उससे अपग्रेड होता है, पर ये ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इससे धुआं बहुत आता है। तो यहाँ पे ये नेवेली लिग्नाइट कोल यहाँ पे आपको मिलता है। दिस बेल्ट डज नॉट हैव डाइवर्सिफाइड, यहाँ पे बहुत सारे, ऐसा नहीं कि आपको हर तरीके का मिनरल मिलेगा जैसा नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में है। केरला में मोनोजाइट और थोरियम का डिपॉजिट मिलता है। ये आपके रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं। थोरियम को हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर पावर के लिए यूज़ होता है। बॉक्साइट क्ले मिलती है, और अभी हमें रिसेंटली गोवा में आयरन ओर के काफ़ी सारे डिपॉजिट्स मिले। तो दिस वाज योर साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। इसके बाद आएगा आपका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। नॉर्थ वेस्ट रीजन कौन सा हो गया आपका? राजस्थान और गुजरात का इलाका। अरावली इन राजस्थान, कुछ गुजरात का हिस्सा। यहाँ पे जो मिनरल्स हैं वो धारवाड़ सिस्टम के हैं। अब मैम ये धारवाड़ सिस्टम क्या वाला है? सो दिस इज़ लिटिल टेक्निकल, आपको इसमें घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इंडिया की फॉर्मेशन हो रही थी तो अलग अलग रीजन को ना नाम दिया था, गोंडवाना पीरियड, धारवाड़ पीरियड, ऐसे करके एरियाज़ को नाम दिया था, पीरियड्स को नाम दिया था। सो इस एरिया में, राजस्थान गुजरात वाले एरिया में धारवाड़ पीरियड में रॉक्स मिनरल्स वगैरह डेवलप होना शुरू हुए। यहाँ पे आपको कॉपर, जिंक मेजर मिनरल्स हैं। आप देखो कॉपर के बारे में तो अगर आपने वो भी पढ़ा है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, तो उसमें देखते हैं जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो वो उनका जब ट्रेड वाला पार्ट पढ़ा है हमने, तो देखा है किस तरह से जो हड़प्पन्स थे वो अपने लिए कॉपर लेकर आ रहे थे खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान। आज भी खेतरी रीजन इंडिया का हाईएस्ट कॉपर प्रोड्यूसर है, आपको सबसे ज़्यादा कॉपर यहीं से मिलती है। राजस्थान रिच है बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग स्टोन्स जो हैं आपके, अगर आप कभी जयपुर वगैरह जाने का आपको मौका मिले तो आपको दिखेगा यहाँ के जो आसपास के पहाड़ वगैरह हैं ये काफ़ी रिच हैं। यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल आपका सैंडस्टोन, ग्रेनाइट का पत्थर, मार्बल। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है मकराना डिस्ट्रिक्ट, इट्स वेरी फेमस फॉर मार्बल। जो ताजमहल का मार्बल है वो भी मकराना डिस्ट्रिक्ट से लाया गया था। सो जिप्सम, फुलर्स अर्थ, फुलर्स अर्थ क्या होता है? मुल्तानी मिट्टी होती है, आपने देखा होगा लड़कियां लगाती हैं अपनी त्वचा को साफ सुथरा करने के लिए। सो मुल्तानी मिट्टी यहाँ पे इन सारी चीज़ों का प्रोडक्शन काफ़ी है। डोलोमाइट लाइमस्टोन प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। जैसे भी मैंने आपको बताया कि ये जो लाइमस्टोन पत्थर है पानी के साथ घुलोगे तो घुल जाता है, पानी डालोगे तो। इस तरीके से डोलोमाइट और जिप्सम ये भी ऐसे ही होते हैं। तो जिप्सम, डोलोमाइट और लाइमस्टोन, ये तीनों पत्थर सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में कैसे कि इनमें पानी डालेगा, सॉल्टिफाई हो जाएगा, फिर सूख कर दीवार फॉर्म करने में आसानी होती है। गुजरात में आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलता है कच्छ वाले रीजन में। और यहाँ से आपने देखो, याद करो, गांधी जी सॉल्ट मार्च कर गुजरात में गए थे, दांडी सॉल्ट की प्रोडक्शन करी थी उन्होंने। तो यहाँ से, इस एरिया से, गुजरात से हमको सॉल्ट भी मिलता है। और राजस्थान से भी हमको सॉल्ट मिलता है। राजस्थान में एक लेक है सांबर लेक करके, जयपुर के पास ही है। इट्स दी मोस्ट सेलाइन लेक, काफ़ी सेलाइन लेक है वो आपकी, दुनिया की सबसे सेलाइन लेक है। दुनिया की, आई एम सो सॉरी, दुनिया की कह रही हूँ, इंडिया की सबसे सेलाइन लेक है, सबसे ज़्यादा नमक होता है यहाँ पे। तो ये भी काफ़ी आपका सॉइल प्रोडक्शन करता है। इंडिया के 10% सॉल्ट की जो डिमांड है वो आपकी सांबर लेक पूरा करता है, इतना नमक होता है वहाँ पे। फिर आपकी एक और बेल्ट है जिसको हमने हिमालयन बेल्ट का नाम दिया है। ये मेन बेल्ट नहीं है, मेजर बेल्ट नहीं है। क्यों नहीं है अभी बताऊंगी एंड में। ये अनदर मिनरल बेल्ट है। यहाँ पे आपको कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट, टंगस्टन सब मिल जाएगा। ये ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट, यानी कि जो आपके जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड रीजन, यहाँ पे भी मिलेगा। और ईस्टर्न हिमालय, अरुणाचल प्रदेश, असम में भी मिल जाएगा। जो असम वैली है यहाँ पे आपके हाई मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स काफ़ी हैं। ऑयल रिसोर्सेज के अलावा, ऑयल रिसोर्सेज आपके यहाँ के अलावा मुंबई में भी मिलते हैं। सो हिमालयन बेल्ट को हम क्यों नहीं कंसिडर करते हैं, बहुत मतलब मेजरली हमने इसको क्यों नहीं किया है? देखो, द प्रॉब्लम विद हिमालयन बेल्ट इज ये बेल्ट बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। अर्थक्वेक प्रोन एरिया यानी कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब क्या होता है ना कि आप अभी कुछ भी आपको मिनरल निकालना है तो उसके लिए आपको माइनिंग करनी पड़ेगी। आप माइनिंग करोगे तो आप गड्ढा, ज़मीन वमीन खोदोगे। अब ये जो ज़मीन खोदने का प्रोसेस है ना, ये आप इन एरियाज़ में कर नहीं सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? बिकॉज अगर आपने यहाँ पे ज़मीन खोदी, पहाड़ गिर जाएगा, काफ़ी लॉस हो जाता है, लैंडस्लाइड्स वगैरह हो जाती।
सो लैंडस्लाइड्स वगैरह हो जाती है, विच इज़ जो यहाँ पे अलाउड नहीं होता माइनिंग वगैरह करना। तो यहाँ पे मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, ऑयल्स रिसोर्सेज हैं, बट यहाँ से हम सब कुछ निकाल नहीं रहे हैं क्योंकि लाइफ डेंजर में आ सकती है यहाँ से मिनरल्स निकालने के चक्कर में। तो दैट्स इट फॉर टुडे। कल से हम इन डिटेल इन सारे अलग अलग स्पेसिफिक मिनरल को, मेटल को इंडिविजुअली पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। So thank you. Please do hit the like button. Subscribe if you haven't till now, and leave your comments, compliments, and suggestions in the comment box. Thank you and have a nice day.